हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था क्लास 10th का। उसमें आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, पीएच स्केल के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं उनके बारे में। तो इससे पहले अपन ने देखे थे इसकी वीडियो में सूचक के बारे में कि अम्ल और क्षार को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। तो पीएच स्केल क्या होता है? ये सार्वभौमिक सूचक होता है, मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है। जो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि इसके अलावा अगर जैसे अपन ने देखे थे क्या लिटमस पेपर अपन ने देखा था, उसमें अम्ल और क्षार दोनों की प्रेजेंस के बारे में अपन बता रहे थे कि अम्ल है या फिर क्षार है। ठीक है, और देखा था हल्दी, देखी हल्दी और पत्ता गोभी का रस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने देखे थे इंडिकेटर्स के। तो वो क्या कुछ ही एसिड और बेस में लागू होते हैं। आज अपन देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब कि पीएच स्केल। तो ये पीएच स्केल है, यूज कहाँ आता है कि अम्ल तथा क्षार की प्रबलता को मापने की जगह का किसका यूज में लेते हैं अपन? पीएच स्केल का यूज में लेते हैं। तो देखो, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अब बताओ H+ आयन कौन रिलीज करते हैं, OH- आयन कौन रिलीज करते हैं? तो H+ आयन है जो एसिड रिलीज करते हैं। मतलब एसिड को अगर अपन जलीय विलयन में डालें तो वो क्या करेंगे? H+ आयन रिलीज करेंगे। अगर बेस को अपन जलीय विलयन में डाल रहे हैं तो OH- आयन रिलीज करेंगे। तो ये OH और H+ आयन की वजह से अपन क्या बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, दूसरे बोलते हैं कि किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जो OH आयन और H+ आयन है उनकी सांद्रता हम किससे पता कर सकते हैं? या फिर अम्ल या फिर क्षार की प्रबलता। प्रबलता का मतलब है कि उसका जो प्रभाव कितना है। अम्ल ऐसे अपन ने पढ़े थे, प्रबल अम्ल पढ़ा था, प्रबल क्षार पढ़ा था। तो जो उनका प्रभाव था, मतलब वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उनकी कितनी कैपेसिटी है, वो क्या उसकी प्रबलता का मापन करेंगे। ठीक है, उनकी सांद्रता यही बताएगी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। ये क्या उसकी सांद्रता है, मतलब H+ आयनों की संख्या कितनी है और OH- आयनों की संख्या क्या है, तो ये क्या उसकी सांद्रता बताएगा। तो अम्ल और क्षार की प्रबलता को एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरे की सार्वभौमिक सूचक होता क्या है, मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते क्या है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। ये अपन ने जो पढ़े थे अनेक सूचक कौन कौन से थे? प्राकृतिक सूचक अपन पढ़े थे, कृत्रिम सूचक पढ़े थे, और थर्ड था गंधीय सूचक, जिसकी स्मेल से अपन बता रहे थे कि एसिड है या बेस है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं तो पहले वो वीडियो देख ले, क्या उसमें क्या इंडिकेटर्स के बारे में बताया था, जिससे अपन अम्ल और क्षार के बारे में पता कर सकते थे। तो ये क्या है, जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है वो क्या होता है? बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक है, सेकंड है कि ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। जो पीएच स्केल होता है वो ये क्या है? यूनिवर्सल सूचक, जिसको अपन बोल रहे हैं यूनिवर्सल सूचक, वो क्या है? पीएच स्केल। ये तो ये क्या करता है? H+ आयनों की विभिन्न सांद्रताओं को किसमें प्रेजेंट करता है? रंगों के रूप में अपने को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा उसका कलर डार्क होगा, तो वो कलर आगे देखेंगे कि कलर किसका डार्क होगा, किसका कम होगा। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। दूसरा है, अब वो आ जाता है पीएच स्केल, जो इस टॉपिक में आज बात करेंगे। पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल होता है कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता, ठीक है, H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, ये अपना जो स्केल अपन यूज में लेते हैं वैसे स्केल नहीं होता है, ये एक पेपर होता है, उस पर नंबरिंग की हुई होती है। क्या होती है? उस पर नंबरिंग की हुई होती है। उस नंबरिंग के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि जो अपने पास में जो भी कंपाउंड है, जो भी मिश्रण है, वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेस नेचर का है। ठीक है, तो ये क्या होता है? H+ आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल होती है, उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कि जो पीएच है इसमें जो P है उसका अर्थ होता है पुपांश। पुपांश का अर्थ होता है, ये एक जर्मन शब्द है, पुपांश के एक जर्मन शब्द है। P का अर्थ क्या होता है? शक्ति।
इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, P मतलब पावर होती है, किसकी पावर बताते हैं, हाइड्रोजन आयन की पावर बताते हैं कि हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी, मतलब उसकी शक्ति कितनी है। ये शब्द कहाँ से लिया, जर्मन शब्द है, और इस शब्द का P का मतलब क्या होता है, पुपांस होता है, ठीक है। दूसरा होता है जो pH स्केल है, उसमें क्या होता है, जो pH का मान अगर 7 हो तो वो विलयन कैसे होगा, उदासीन विलयन होगा। उदासीन विलयन का मतलब है कि उसमें एसिडिक नेचर और बेस नेचर दोनों क्या हो, न्यूट्रल हो, मतलब ना तो वो अपने को अम्ल लगे ना वो क्षार लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपना वाटर, वो क्या है, एक उदासीन विलयन है, वो क्या उदासीन विलयन है, क्या उसमें से आपको एसिडिक नेचर दिखा, मतलब वो क्या, पानी खट्टा होता है, पानी खट्टा नहीं होता, पानी कड़वा होता है तो पानी कड़वा भी नहीं होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, दोनों के बीच का होता है, मतलब उदासीन होता है, ठीक है। दूसरे होते हैं अगर pH का मान 7 से कम आ रहा है, pH का मान 7 से कम आ रहा है तो कैसा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो क्षारीय विलयन होगा। ये आप pH स्केल से भी समझ जाओगे कि इसका मान क्या है, 7 से ज्यादा, 7 से कम, 7 से बराबर, ये चीज क्या है। तो पहले देखो जो pH स्केल होती है ये है, ये इस तरीके से अपन pH स्केल को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ये है pH स्केल, इसमें क्या होता है कि ये 0 से लेकर यहाँ तक 14 तक इसमें नंबरिंग की होती है। कहाँ तक, 0 से 14 तक इसमें नंबरिंग होती है। बीच में 7 होता है जो क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब उदासीन बिंदु होता है। अब देखो जो इसके इस साइड में है वो क्या बताएगा, एसिडिक नेचर को बताएगा, मतलब अम्लीय प्रकृति को बताएगा। साथ के इधर वाला है जो 14 की तरफ जा रहा है वो क्या बताएगा, बेसिक नेचर को बताएगा, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति को बताएगा। अब देखो क्षारीय प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति ये कैसे बताएगा, तो देखो इसमें जो है इस साइड में H+ आयन है और इधर क्या है, OH- आयन है। तो इधर आएंगे अपन तो देख जो यहाँ पर क्या है, एसिडिक नेचर यहाँ पर देखे तो जो ये लाइन है ब्लू कलर की, तो ये क्या बता रही है, एसिडिक नेचर मतलब H+ आयनों की सांद्रता बता रही है। सांद्रता का मतलब है H+ आयनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैं बात करूं कि अगर मान लो यहाँ पर क्या है, 6 है, जो H+ आयनों की संख्या वो क्या है, तो इधर आते आते जा रहे तो क्या है, संख्या बढ़ती हुई जा रही है। जो H+ आयन है वो क्या है, इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर कम था और यहाँ इधर आते आते क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर H+ आयन इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि अम्लीय प्रवृत्ति उसकी बढ़ रही है। तो अब बता सकते हो कि अगर 7 से 0 के बीच में कोई भी एसिड है, 7 से 0 के बीच में अगर कोई एसिड है, 7 से 0 की रेंज में अगर मैं बोलूं कि 1 नंबर पे कोई मतलब एसिडिक नेचर है, कोई एसिड है, उसका pH मान 1 हो तो क्या वो 1 है और एक मैं बोलूं 6। अब इन दोनों में बताओ कि कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, मतलब कौन ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो अब बताओ कि अगर pH का मान 1 है, pH का मान 1 है मतलब कि ये 0 से जस्ट पास वाला, ये क्या 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 और ये 6 और यहाँ पर 7 न्यूट्रल पॉइंट है। 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। अगर एसिडिक किसी का pH मान 1 हो तो क्या उसमें अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी या कम होगी। सेकंड क्वेश्चन है अगर pH मान 6 हो तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। तो इसमें सबसे कम है 6, मतलब 6 वाला तो ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा है वो कम है, और जिसकी नंबर कम है वो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा है। वो कैसे, ये क्या है 0 है, इसके पास वाला क्या है 1, मतलब pH मान 1 है। तो यहाँ पर देखो H+ आयन की मात्रा क्या है, ज्यादा है या कम है, इसकी तुलना में देखो दोनों की कंपैरिजन में यहाँ पर H+ आयन की मात्रा ज्यादा है, तो मतलब इधर क्या होगा, एसिडिक प्रवृत्ति इधर ज्यादा होगी। और ये क्या है 6 नंबर, मतलब pH मान क्या है 6 है, तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो H+ आयन की मात्रा कम होती जा रही है, H+ आयन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं और इधर इंक्रीज हो रहे हैं। जिस साइड इंक्रीज हो रहे हैं वहां उधर एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। तो समझ में आया आपको, एसिड ये था एसिड का, इसमें क्या इंक्रीज इन H+ आयन इधर जिधर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है। अब ये बात आती है, ये तो हो गया एसिड का प्रोसेस। एसिड का प्रोसेस आपको समझ में आया। अब देखो OH मतलब OH- आयन वो क्या करते हैं, बेसिक नेचर दर्शाते हैं। तो अब बेसिक नेचर में क्या होगा, ये जो H+ आयन ना वो लगातार इधर जाते जाते कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर तो क्या थे, थोड़े कम थे और इधर आते आते 14 तक बिल्कुल
कम हो जाएंगे। अब देखो जो OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन है वो किधर डिक्रीज होंगे, OH माइनस आयन है जो इधर जाते हुए इंक्रीज होंगे और H प्लस आयन इधर जाते हुए डिक्रीज होंगे। अपोजिट है इन दोनों का, डिक्रीज इन H प्लस आयन, इधर जा रहे तो H प्लस आयन डिक्रीज हो रहे और OH माइनस इधर इंक्रीज हो रहे। OH माइनस आयन इधर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब OH माइनस आयन किस में होते हैं, क्षार में होते हैं, मतलब बेस में होते हैं। तो इस इधर क्या है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्षारीय प्रवृत्ति इसकी बढ़ रही है। अब ये एग्जांपल जैसे ये लिया था एसिड का, वैसे एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर किसी का पीएच मान 13 हो और किसी का पीएच मान 8 हो तो इन दोनों में कौन से ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, दोनों में से कौन क्षारीय प्रवृत्ति का ज्यादा होगा। तो जिसका मतलब ये देखना है, यहाँ पे क्या है 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, 7 क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। फिर आ गया 8, फिर 9, 10, 11, 12, ये 13 और यहाँ पे 14। ठीक है, एक है पीएच मान 13 और एक है पीएच मान 8। इनमें क्षारीय प्रवृत्ति का ज्यादा कौन होगा। क्षारीय प्रवृत्ति किधर बढ़ रही है, इस साइड में जा रहे हैं, जिधर H प्लस आयन की मात्रा कम हो रही है और OH आयन की मात्रा ज्यादा हो रही है। OH माइनस आयन की मात्रा किधर हो रही है, इस साइड में ज्यादा हो रही है और H प्लस की कम हो रही है। H प्लस तो क्षार दर्शाते ही नहीं है, एसिड दर्शाते अपने को काम किससे, क्षार से, तो OH माइनस देखेंगे। ठीक है, तो OH माइनस की मात्रा इधर ज्यादा हो रही है। देखो जो ये है ये OH माइनस बता रहा है, जो नीचे डॉट डेट वाली लाइन है, और जो ब्लू वाली लाइन है वो H प्लस आयन बता रहा है, मतलब एसिडिक नेचर बता रहा है, और जो डॉट वाली लाइन है वो OH माइनस आयन बता रहा है। तो ये इधर सबसे ज्यादा OH माइनस आयन है, जो इतना गैप है ये क्या है, OH माइनस आयन का है। तो OH माइनस आयन इधर ज्यादा है, मतलब जिसका नंबर ज्यादा होगा वो क्या होगा, क्षारीय प्रवृत्ति उसकी ज्यादा होगी। तो इसमें जो पीएच मान 13 था उसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट के पास में, और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं यहाँ देखो OH माइनस आयन की मात्रा कम है और इधर ज्यादा है, तो जो 13 नंबर वाला पीएच होगा वो ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, 7 के बाद में क्या आ जाता है, 7 से 14 तक क्षारीय और 7 से 0 तक अम्लीय प्रवृत्ति। ये था आज का पीएच स्केल, मतलब पीएच स्केल के बारे में आप समझ चुके होंगे कि एसिडिक नेचर किधर इंक्रीज हो रहा है और बेसिक नेचर किधर इंक्रीज हो रहा है। जिसमें पीएच का मान कम आएगा, मतलब कि 0 से 7 की रेंज में आएगा, और कम आएगा उसका पीएच मान, तो उसकी जितना कम आएगा उतनी ज्यादा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति होगी। ठीक है, OH माइनस आयन में क्या है कि 0 से 14 के बीच में, 0 से 14 के बीच में जिसका मान पीएच का मान ज्यादा आएगा उसमें क्षारीय प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं पीएच के कौन कौन से यूजेस है, अपने पास में पीएच कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पीएच है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। इतनी देर तक अपन ने पढ़ लिया कि पीएच होता है क्या है, पीएच ये होता है अम्लीय प्रवृत्ति दर्शा रहा है, क्षारीय प्रवृत्ति दर्शा रहा है, क्या वास्तव में ये अपनी लाइफ में काम में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है पीएच। तो इसके वो ये दैनिक जीवन में इसका काम महत्व है। तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, जो हमारा पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है, उसमें पीएच का काम में आता है। तो ये है कि हमारे उदर में, मतलब स्टोमच, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अम्ल उत्पन्न करता है, जो क्या करता है, भोजन पचाने में सहायक होता है। जो हमारा पेट होता है, मतलब उदर, स्टोमक, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिलीज क्यों करता है, ताकि अपन जो खाना खाए वो अच्छे से पच जाए। तो क्या करते हैं, अब जो अपच की उपस्थिति में उदर की अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जो क्या करता है कि उदर क्या करता है, अधिक मात्रा में, उदर मतलब पेट अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। जब अगर अपने पेट में एसिड ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, दर्द या फिर जलन का अनुभव होगा, जिससे क्या होगा, हम दर्द होगा। दर्द से मुक्त होने के लिए क्या करेंगे, अपन एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ गई है, तो अपन क्या करेंगे, अब उन दोनों क्या करना है, न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करना है तो क्या कराएंगे,
क्षार और अम्ल की दोनों की आपस में रिएक्शन करवा देंगे और वहां से क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ये अपन ने रिएक्शन में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एसिडिक नेचर ज्यादा हो रहा है, मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्षार की मात्रा ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो दोनों क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो क्या इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम क्या करेंगे, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड मतलब कि जो अपन को दर्द और जलन का अनुभव हो रहा है वो कम हो सके, तो एंटासिड का उपयोग करेंगे। जो क्या आएगा, कुछ क्षार होंगे जैसे जो अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, मतलब उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर ऐसा हो अपने शरीर में क्या एसिडिटी बन जाए पेट में, तो अपन किसका यूज करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो किसका एग्जाम्पल है, एक क्षार का एग्जाम्पल। अभी एसिडिटी होती कैसे, जैसे अपन ने कुछ खाया, फास्ट फूड खा लिए, बहुत सारे ऑयली चीज खा ली, तो क्या फास्ट फूड जैसे 2-3 दिन लगातार खाए जा रहे, तो क्या करेंगे, फिर अपने पेट में क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो बोलते हैं ना खट्टी खट्टी डकार आ रही है, तो क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। एसिडिक नेचर बढ़ने से क्या होता है, अपन बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, भले पता ही नहीं हो कि एसिडिटी होती क्या है। तो एसिडिटी हो रही मतलब वो एसिडिटी क्यों हो रही, क्योंकि वहां पर एसिड की मात्रा बढ़ गई। तो अब भाई इसको एसिडिटी को कम करना है, तो अपन किसका यूज लेते हैं, इनो यूज में लेते हैं। इनो की जगह अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज में ले सकते हैं। जो इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये किसका काम करेगा, वहां पे क्षार का काम करेगा, मतलब बेस का, ताकि वो दोनों जो एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई थी उसको बेसिक नेचर वाली जो अपना बेस था वो न्यूट्रल कर देगा, फिर अपना पेट ठीक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय। जो पीएच का परिवर्तन हो जाता है उस वजह से क्या होता है, दंतक्षय होता है। तो दंतक्षय होता है क्या है, जो अपने दांतों पे इनेमल होता है वो क्या, उस पे एक परत होती है, वो खराब हो जाती है, जिस वजह से अपने दांत भी क्या खराब होने लग जाता है, दांत टूटने लग जाते हैं, तो दांतों में कीड़ा लग जाता है ना। तो वो किस वजह से होता है, जो अपने दांतों में इनेमल होता है, इनेमल क्या होता है कि वो दांतों को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो धीरे धीरे डैमेज होता रहता है, तो अपने दांत भी डैमेज होता है। तो ये होता है दंतक्षय, ठीक है। ये होता क्या है कि मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जो मुंह का पीएच होता है वो कितना होता है, 5.5। तो अब बताओ 5.5 है तो ये कौन से नेचर में आएगा, क्षारीय प्रवृत्ति आएगी या अम्लीय प्रवृत्ति आएगी। ये था 0 से 7 तक क्या था, अम्लीय प्रवृत्ति थी। तो अम्लीय प्रवृत्ति में क्या आ रहा है, ये 0 से 7 की रेंज में आ रहा है। 5.5 मतलब ये क्या है, एसिडिक नेचर है, थोड़ा कम नेचर, मतलब एसिडिक नेचर इसमें थोड़ा कम है। तो 5.5 तो नॉर्मल है। अगर 5.5 से कम होने लगता है, मतलब मुंह का पीएच मान के 5.5 से कम होने लगता है, तो अपने दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब दांत डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। दांतों का इनेमल होता है जिसे दंत वल्क कहते हैं, जो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना हुआ होता है ये, कैल्शियम फॉस्फेट का। जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, याद रखना। जो कि क्या करता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो इनेमल है। जो दांतों के ऊपर एक लेयर होती है उसे इनेमल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, इनेमल होता है वो जल में नहीं घुलता। इसीलिए क्या होता है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर वो संचारित होने लगता है, मतलब वो डैमेज होने लगता है। जो इनेमल होता है वो क्या कठोर तो है ही, कठोर है इसीलिए वो क्या करता है, शरीर में नहीं घुल पाता। तो 5.5 तक तो वो नॉर्मल इसका पीएच मान। अगर इससे कम होने लग जाए तो वो क्या, अम्ल क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को गला देते हैं, ठीक है। जैसे H2SO4 है, ये अम्लों का राजा जिसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर किसी बोलते हैं किसी के ऊपर एसिड डाल दिया हो तो उसकी स्किन डैमेज होगी, स्किन जल गई। तो ये क्या, अगर कम हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपने दांतों को नुकसान ही पहुंचाएगा। जो इनेमल होता है, जो क्या हो रहा था, जल में नहीं घुल रहा था, उसको भी खत्म कर देगा। तो अपने को प्रॉब्लम हो सकती है दांतों से। तो इसका ये इनेमल डैमेज हो रहा है, तो इसका क्या है, इसका उपाय क्या है कि ताकि अपने इनेमल हो जाए अब इन फ्यूचर, तो अपन कर क्या सकते हैं उस इनेमल को ठीक करने के लिए, कि ये होता है कि क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। एसिडिक नेचर बढ़ गई, जहाँ एसिडिक नेचर बढ़ी वह क्षारीय प्रवृत्ति, मतलब क्षार का वहां यूज हो गई, क्योंकि वो क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा दोनों को, ताकि अपने को कोई नुकसान नहीं हो। तो अपन क्या करेंगे, जो क्षारीय दंत मंजन का यूज लेंगे, क्षारीय दंत मंजन का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि अपने इनेमल की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाए।
तो जैसे ये फ्लोराइड का टूथपेस्ट होता है, जो क्या होता है, क्षारीय दंत मंजन इसे बोलते हैं। तो अगर ये यूज में लेंगे तो अपने दांत चमकने लग जाएंगे, वापस पहले जैसे हो जाएंगे, तो इनेमल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पौधों और पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे होती है? तो इसका क्या है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। कभी कभी होता है कि अपनी क्या मधुमक्खी ने काट लेती, क्या होती है, वो जलन होती है उसमें, और वो रेड रेड होता है, तो कभी कभी उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। या फिर चींटी ने डंक मारा, तो वो क्या, जो डंक मारा तो वो क्या करती है, जो उसके अंदर अम्ल होता है, चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, वो क्या करती है, जो अम्ल होता है वो अपनी स्किन में छोड़ के चल जाती है। उस वजह से अपने शरीर में मतलब स्किन पे क्या होती है, जलन होती है और रेड रेड सी स्किन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का वहां यूज में लेते हैं। जहां पे डंक मारा है वहां पे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज में लेते हैं। तो जैसे ये मधुमक्खी इसने काटा, तो ये क्या है, अपने शरीर पे इसने एसिड छोड़ दिया, मतलब कौन सा, फॉर्मिक एसिड, याद रखना। तो अपने जो स्किन है वो रेड सी हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उससे राहत पाने के लिए क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का वहां यूज में लेंगे। ठीक है, सेकंड है मिट्टी का पीएच क्या होता है। मिट्टी में भी पीएच होता है क्या, मिट्टी में भी पीएच होता है। कभी कभी सुना है कि वो जो मिट्टी है खेतों वो उपजाऊ कम है, अधिक उपजाऊ, कम उपजाऊ, ये सुना होगा। तो मिट्टी का पीएच कैसे चेंज होता है कि अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं, अच्छी उपज के लिए पौधों में एक विशिष्ट पीएच परास आवश्यक होती है। जो अच्छी उपज मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है, उनकी पीएच मान फिक्स होती है कि इतनी पीएच मान पे होगी तो ये मिट्टी उपजाऊ होगी। अगर उसकी पीएच मान मतलब कि उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या होता है, किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। जैसे जैसे उनको यूज में होता है, अगर मिट्टी का पीएच मान बढ़ गया है तो उसमें क्षारीय मिला देंगे, अगर क्षारीय मान बढ़ गया है तो वो क्या करेंगे, अम्ल की मात्रा बढ़ा देंगे। तो वो क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार के रसायनों का मिला, जैसे अपन पोटाश वगैरह, यूरिया, ये क्या है, इनका छिड़का, डीएपी वगैरह। तो ये क्या करते, मिट्टी की उपज को बनाए रखते हैं, मतलब उसके पीएच मान को बनाए रखते हैं। मिट्टी की टेस्टिंग होती है कि इसमें पीएच मान बढ़ा है, कम है। टेस्टिंग होने के बाद में ये इसका यूज में लेते हैं बहुत सारे केमिकलों का, जैसे अपने यूरिया वगैरह, डीएपी वगैरह, ये हो गया। नेक्स्ट है वर्षा के पानी का पीएच। अम्लीय वर्षा नाम सुना होगा आपने, अम्लीय वर्षा हो रही है, तो वो क्या होता है, वो ही होता है, मतलब वर्षा का पानी होता है, बारिश का पानी, उसका पीएच मान क्या होता है। तो क्या है, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। याद रखना, अम्लीय वर्षा का मान, पीएच मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है। 5.6 तक नॉर्मल है, 7 वैसे पानी का पीएच मान 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, उसमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही नहीं होती है। ठीक है, अगर वर्षा का मतलब बारिश का जल का पानी का पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो वर्षा कैसी होगी, अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है, ये जो अम्लीय वर्षा अपन पढ़ते हैं कि अम्लीय वर्षा होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे कारखानों में क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल यूज में लेते हैं जैसे कारखानों में। तो ये क्या, बहुत सारे कारखानों वगैरह में क्या होती है कि ये केमिकल का यूज होता है। केमिकल का बड़ी बड़ी चीजें बनाने के लिए केमिकल का यूज होता है। तो वो केमिकल को बाहर, जो उनका वेस्ट है वो बाहर तो निकालेंगे, तो वो नदी नालों में के रूप से वो केमिकल बाहर निकलता है। तो क्या कर, जो अपने इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस, इनकी मात्रा क्या है, ज्यादा होने लगती है। तो जो इन्वायरमेंट में जो वायु है उसी से मिलकर क्या करते हैं, अपने बादल बनते हैं, और फिर वो बादल वापस बारिश के रूप में आते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट में जो केमिकल की वजह से जो अपनी गैसेस थी वो एसिडिक नेचर की हो जाती है, इस वजह से क्या होती है, जो वापस बादल बनते हैं तो हमको H2SO4, HNO3 ये मिलते हैं वापस अम्लीय वर्षा के रूप में। ठीक है, तो ये होती है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट है कि शरीर का पीएच मान क्या होता है। शरीर का पीएच मान हमारे शरीर का 7 से 7.8 के बीच में क्या होता है, इसकी रेंज होती है जो शरीर का पीएच मान होता है। तो शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, इसी रेंज में होता है। दूसरा है रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है, हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो बस इसमें यही था कि अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ अपने को पीएच का यूज मिल रहा है, मतलब कहाँ कहाँ अपन पीएच मान का उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजों का पीएच, अलग अलग चीजों को अपन ने पीएच मान देखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारा सूचक अपन ने पढ़ लिया था, मतलब कि पीएच स्केल के बारे में आज की वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, जो अपने बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ये सारे क्या है, बहुत सारे साधारण नमक है, उनके बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, कोई बच्चे नए हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।